नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसका अंतरराष्ट्रीय रूप से इस समय गहन विमर्श चल रहा है कि ये जो ट्रंप दुनिया के सामने नोबेल पीस पुरस्कार के नाम पर डायलॉगबाजी कर रहे थे कि हमने शांति लाई, हमने शांति लाई, हमने इतने युद्ध रुकवाए, हमें नोबेल शांति पुरस्कार दो। ये इनकी बेवकूफी थी या ये जानबूझकर किया गया एक सोचा समझा प्रयास था? ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रंप ने जैसे ही कल बोर्ड ऑफ पीस का अनाउंसमेंट किया और भारत को इनविटेशन भेजा कि हम गाजा के अंदर शांति लाना चाहते हैं, 60 देश हमारे साथ चले आए। भारत के प्रधानमंत्री को जो पत्र मिला वैसा ही पत्र पाकिस्तान को भी मिला। दुनिया के लगभग 60 देशों को एक जैसा पत्र मिला। इसमें से अधिकांश वो देश थे जो पहले ही इजराइल और गाजा के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने के लिए इजिप्ट के अंदर मुलाकात किए थे, जब ट्रंप ने सबसे पहले 20 सूत्रीय प्लान निकाला था। लेकिन जब बोर्ड ऑफ पीस का अनाउंसमेंट हुआ तो उस बोर्ड ऑफ पीस के अनाउंसमेंट में कहीं पर भी एक्सक्लूसिवली गाजा का जिक्र नहीं था। जो जिक्र था वो दुनिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस गठित करने का था। उसके नीचे कुछ एग्जीक्यूटिव बोर्ड और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नीचे गाजा के अंदर काम करने की एक कमेटी। हमने कल इसके ऊपर एक डिटेल सेशन इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ साझा किया था। लेकिन उसी चर्चा में एक चर्चा जो सबसे एंड में उठी और वो ये कि ये बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर कहीं यूएन को तो खत्म करने का प्रयास नहीं कर रहे। दुनिया भर में एक चर्चा छिड़ गई और चर्चा ये कि अमेरिका असल मायने में अपना खुद का यूएन बनाना चाह रहा है। अब ये यूएन क्या कहानी है? अपना यूएन बनाना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है? आज डिटेल में इसके बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि अपना बोर्ड ऑफ पीस बनाकर यूनाइटेड नेशंस को खत्म करने की कवायद कर रहे डोनाल्ड ट्रंप असल में क्या चाह रहे हैं, इसको समझने के लिए इतिहास से लेकर अब तक के जितने भी पक्ष और विपक्ष हैं उनका डिस्कशन जरूरी है। लेकिन मैं आपको कुछ तथ्यात्मक संकेतक दे देता हूं जिन्हें आप पहले से ही दिमाग में जोड़ते चले, फिर ताकि हम आपके सामने इसकी पूरी पृष्ठभूमि को शुरुआत से समझा पाएं। कहां से यह कहानी शुरू हुई वहां से लेकर चले हैं। देखिए, यूएन की स्थापना क्यों हुई थी ये पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हम वापस इस स्थापना तक चलेंगे। दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए यूएन की स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तब विजेता राष्ट्रों ने डिसाइड किया कि अब कोई गुटबाजी नहीं चलेगी और हमको कोई भी युद्ध नहीं लड़ना है। ठीक है साहब, अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ तो इसकी बड़ी प्रासंगिकता यूएन की मानी जाती है। लेकिन आज भी तमाम जितने युद्ध चल रहे हैं इन्हें एक भी यूएन की बॉडी ने रुकवाने की योग्यता हासिल नहीं की। युद्ध रुकवाने के नाम पर जो व्यक्ति उतर कर आया, जिसने ढिंडोरा पीटा, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। चाहे झूठ हो या सच हो, वो दुनिया में ये कहता फिरता है कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए। जिस यूएन को आपने बनाया था युद्ध रोकने के लिए, वो युद्ध नहीं रुकवा पाया, लेकिन अमेरिका में बैठे ट्रंप युद्ध रुकवा दिए। ये दर्शाता है कि यूएन तुम काम के नहीं, मैं काम का हूं। ये केवल एक कारण नहीं है, ऐसे वो तमाम कारण जिसमें आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए 5 वीटो पावर्स में से एक को ही पावरफुल देखा, बाकी चारों लोग चूड़ियां पहनकर बैठे रहे। चाहे वेनेजुएला के लिए इंतजार करता हुआ रूस हो कि भाई वेनेजुएला इंतजार करता रह गया कि रूस हमें बचाने आएगा, और ईरान का इंतजार करता रह गया चाइना कि वो हमें बचाने आएगा। दोनों में से कोई जब नहीं आया, और फ्रांस और ब्रिटेन के हालात तो ऐसे कि ट्रंप उन्हें खुलेआम बेइज्जत कर रहे हैं, तो 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 की बेइज्जती वैसे ही हो रखी है। तो असल में पावरफुल तो केवल अमेरिका बचा, जो चाहता है वो करता है, जिस देश को बर्बाद करना चाहता है मिनटों में करता है। और तो और रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया से कोई तेल ना खरीदे, ये भी तय अमेरिका ही करता है। जब दुनिया में सर्वस्व रूप से वो स्थापित हो रहा है, तो क्या वो खुद का यूएन नहीं बनाना चाहेगा, या वो खुद का कोई ऐसा संगठन नहीं बनाना चाहेगा जिसकी प्रासंगिकता यूएन से ऊपर हो? आइए इस पूरे विषय को अब डिकोड करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यूनाइटेड नेशंस से पहले यूएसए के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। मैंने एक सेशन किया था आप लोगों के साथ इस चैनल पर, जिसमें हमने बताया था कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना था। इसमें मैंने आपको एक प्रॉपर इतिहास बताया था यूएस के बनने का। मैंने बताया था कोलंबस ने जब से ढूंढा, उसके बाद स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब का कलेश, कैसे यूएस बनकर आया, यूएस की वृद्धि कैसे हुई, ये सब बातें हमने आपसे
डिटेल में एक वीडियो पर साझा किया, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ब्रीफली अगर मैं आपके सामने बताऊं तो 5 बड़े फैसले हैं आज के यूएस को बनने में, जिनमें 1803 में अमेरिका का लुसियाना जो फ्रांस से खरीदा गया, 1819 में स्पेन से फ्लोरिडा खरीदा गया, 1845 में टेक्सास खुद से मिल गया और 1848 में मैक्सिको की जंग के अंदर फ्लोरिडा को कब्जा लिया गया और 1867 के अंदर अलास्का को रूस से खरीदा गया। आज अमेरिका का जो आप रूप देखते हैं उसमें इन 4-5 बड़े कोलैबोरेशंस का योगदान है। अमेरिका बनने में बहुत सा समय लगा और उसने बहुत से हिस्सों को अपने साथ मिलाना जारी रखा। आज भी वही जारी है। अब ये ग्रीनलैंड खरीदने की बारी कर रहा है और उसके बाद ये कनाडा की बारी करेगा, बाद में उसके बाद क्यूबा करेगा। क्यूबा पर डिटेल सेशन जल्दी आने जा रहा है। आइए साथियों, आप सभी को ये तो विकास क्रम मालूम है, लेकिन विश्व की बढ़ती दौड़ के अंदर 2 बड़े युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और प्रथम विश्व युद्ध के बीच में मात्र 20 साल का ही अंतर था, तो दुनिया को लगने लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश हार गए वो भविष्य में फिर से इकट्ठे होंगे और दुनिया फिर से युद्ध की तरफ आ जाएगी। तो पहले से दूसरे के बीच में चूंकि 20 साल का ही अंतर था, इससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट बहुत तेज थी। इसीलिए विजेता राष्ट्रों ने अपनी तरफ से कसम खाई कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग हो चुका था और जब इसका इतना उपयोग कर लिया गया तो ऐसे में डर था कि तृतीय विश्व युद्ध में कुछ बचेगा ही नहीं। बैठते हैं सारे विजेता राष्ट्र और दुनिया के और देशों को भी साथ बिठाया जाता है। कहा जाता है कि अब युद्ध नहीं लड़ेंगे और एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिसमें दुनिया के विजेताओं को शामिल किया जाएगा। नाम बनाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता 5 राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चाइना को वैसे विजेता घोषित किया गया क्योंकि जापान यहां से निकलकर गया था। ऐसे में इन 5 को वीटो पावर दे दी गई और कहा गया आपकी जिम्मेदारी है कि दुनिया आपस में युद्ध अब ना लड़े। 1945 के अंदर अमेरिका में बैठकर प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस गठित होती है और 24 अक्टूबर को एक चार्टर लागू होता है जिसको तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने बनाया था और कहा था कि यही अब संयुक्त राष्ट्र कहलाएगा और इसके लिए ये जो कानून हम लिख रहे हैं जिसे यूएन चार्टर कहा जाता है, इसकी पालना अगर की जाएगी तो दुनिया में कोई भी युद्ध नहीं होगा। यूएन की प्रासंगिकता के अंदर कहा गया कि यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व की शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, लोगों को सहयोग देना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैत्रीपूर्ण सहयोग के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये काम यूनाइटेड नेशंस के मुख्य कामों में शामिल कर दिए गए। कब की बात है? 1945 की। क्या तय किया गया था कि वैश्विक शांति बनी रहे। क्या वैश्विक शांति आज है? बड़ा सवाल है। नहीं जनाब। 1991 में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहे कोल्ड वॉर के चलते यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, खंड भंड हो गया, बचा केवल एक अमेरिका सुपर पावर के रूप में। 1991 तक अमेरिका दुनिया में सुप्रीम पावर बनकर आ चुका था, लेकिन उसके बाद से अमेरिका की शक्ति को भी मानो किसी की नजर लग गई हो। अमेरिका ने कई राष्ट्रपति देखे। 91 के बाद से जॉर्ज H.W. बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप पहला कार्यकाल, फिर बाइडेन और फिर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल। 91 से लेकर अब तक ये अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। इनमें से एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं रहा जिसने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। और तो और इन सबके कार्यकाल में अमेरिका की इज्जत को बट्टा ही लगा है, अमेरिका बड़ा नहीं बना। जैसे बिल क्लिंटन, जिसका तो एप्स्टीन फाइल के अंदर इन दिनों नाम तगड़ा चल रहा है। जॉर्ज W. बुश की बात करें तो अमेरिका ग्रेट रिसेशन में एंट्री कर गया था 2008 की। बहुत सी कंपनियां फेल मार गई थी, लोग बेघर हो गए थे। अमेरिका का इतना बड़ा फेलियर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। परिणाम निकला, अमेरिका में बहुत ज्यादा कलेश मचा। ऐसे में जॉर्ज W. बुश के बाद रहे बाइडेन और बाइडेन के बाद में, मतलब इससे पहले बराक ओबामा के बाद में बाइडेन। बराक ओबामा ने दुनिया में खूब युद्ध किए, बहुत से देशों के अंदर। ये इन्हीं लोगों का कालखंड था जब अफगानिस्तान में ये लोग बम गिरा रहे थे, कोई मतलब नहीं निकल करके आया। बाइडेन आए, बाइडेन ने तो रही सही कसर ही पूरी कर दी। इन्होंने अमेरिका को एक बूढ़ा राष्ट्र बता दिया। बाइडेन का कार्यकाल इतना ज्यादा डिमीनिंग कार्यकाल अमेरिकियों के लिए रहा कि ये बैठे बैठे मीटिंग में सो जा रहे हैं, चलते चलते गिर पड़ रहे हैं, किसी अंतरराष्ट्रीय मीटिंग में आ रहे हैं, रास्ता भटक जा रहे हैं, किसी दूसरी दिशा में निकल जा रहे हैं। दुनिया ने अमेरिका का इतना मजाक बनाया बाइडेन के काल में कि ये वो आदमी है, अमेरिका है ही बोले ऐसा, इनको कोई सुध बुध नहीं है।
कहा जाता है कि बाइडेन को, मतलब बाइडेन जो कि हम पाकिस्तान के बारे में कहते थे कि बहुत डेंजरस कंट्री है, उसके पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए, बाइडेन असल मायने में अमेरिका के अंदर आए थे लिबरल्स को प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन खुद की मजाक बनाकर दुनिया को मौका दे गए। मौका इतना कि ब्रिक्स कंट्रीज ने डॉलर का सब्स्टिट्यूट सोचना शुरू कर दिया था, ब्रिक्स करेंसी का जिक्र होना शुरू हो गया था। ब्रिक्स के जो 5 नेशन है ये कहने लग गए थे कि अब तो डॉलर को रिप्लेस करने का समय आ गया है, डी डॉलराइजेशन का समय आ गया है। रशिया ने तो बकायदा एक ब्रिक्स करेंसी तक तस्वीर जारी कर दी थी। इतना होने लगा था कि यूएस डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबल पावर और मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है 2024 में, ऐसा जिक्र होना शुरू हो गया था। अमेरिकन को लगने लगा था कि बाइडेन जो है ना, इनकी प्रेसिडेंसी अमेरिका के लिए ओवरऑल इमेज में बड़ी नेगेटिव रही, क्योंकि दुनिया के दिमाग में से अमेरिका का प्रभाव और प्रभुत्व खत्म हो गया है। यह बाइडेन का दिया कालखंड था। इसके ऊपर बकायदा लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सर्वे, गैलप के द्वारा एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे में नेगेटिव इनका वो पाया गया कि अगर राष्ट्रपति को नंबर देने हो कि अमेरिकी कैसे याद रखें, तो इसको बाइडेन को -35 नंबर मिले, मतलब कि इन्होंने अमेरिका का नाम डुबोया है। इसी के चलते बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी को कहा जाता है कि इन्होंने अमेरिका की प्रेसिडेंसी को मतलब सिरे से उतार दिया। दोबारा भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कमला हैरिस को इन्होंने अपनी तरफ से खड़ा किया कि मैडम आप खड़ी हो जाओ और चुनाव लड़ लो। ठीक है साहब। इधर की तरफ यूएस कमजोर पड़ रहा था। इस पूरे कालखंड में यूएन को भी उतनी ही चुनौती आ रही थी। जितना कम डिसिसिव यूएस रहा, उतना ही धीरे धीरे यूएन की प्रासंगिकता पर बट्टा लगने लगा। इस बीच में दुनिया भर के युद्ध शुरू हो गए। रशिया यूक्रेन आपके सामने है, इजराइल गाजा आपके सामने है, सीरिया का सिविल वॉर आपके सामने है, सूडान का सिविल वॉर, यमन का सिविल वॉर, म्यांमार का सिविल वॉर, ये यूएन की आंखों के सामने अमेरिका की प्रेजेंस में होते चले गए। यानी ओवरऑल अमेरिका का कमजोर दिखना मात्र से दुनिया भर के अंदर तमाम प्रकार के गृह युद्ध शुरू हुए। यूनाइटेड नेशन का किसी को भय नहीं रह गया। हर क्षेत्र में आप मिडिल ईस्ट उठाकर देखें, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, सब जगह कोई ना कोई कलह चलता हुआ दिखाई दिया। लगभग 10 कन्फ्लिक्ट ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में सरवाइव करने लगे कि आओ और देख लो, कोई ना कोई तो युद्ध कहीं ना कहीं चल ही रहा होगा। मतलब कुल मिलाकर के यूएन जिसे बनाया गया था कि युद्ध नहीं होंगे, दुनिया में शांति होगी, वो अपने आप को पूरी तरह फेल पाता गया। ट्रंप ने इसी को ही अपने लिए अपॉर्चुनिटी चुना। बाइडेन की वजह से गिरी हुई इज्जत को इन्होंने अपने लिए अवसर बनाया और टाइटल दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप का ये जो आने वाला कालखंड था, जिसमें ये बार बार प्रचार इस बात पर कर रहे थे कि मैं मागा लेकर आऊंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो असल में अमेरिकियों की जो बेइज्जती हो रखी थी उसको बदले में बदलना था कि मैं बताता हूं कि क्या किया जा सकता है। भाई साहब, ट्रंप इलेक्शन कैंपेन में उतरते हैं और अमेरिकियों को विश्वास दिलाते हैं कि मैं अगर आ गया तो फिर देखो क्या करता हूं। सबसे पहले ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दी गई कि सुनो ब्रिक्स कंट्रीज, अगर गलती से तुम लोगों ने सोचा भी कि हम अपना डॉलर के मुकाबले कोई दूसरा रुपया ले आएंगे, 100% टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका की तरफ देख नहीं पाओगे। ब्रिक्स करेंसी चर्चा में ही नहीं है। देशों के ऊपर इस समय टैरिफ के जाल बुन दिए गए हैं। ट्रंप ने जो कहा, डॉलर को वर्चस्व में स्थापित करने के लिए जो टैरिफ गेम खेला, वो दुनिया भर के देशों पर खेल दिया। जो भी देश अमेरिका के साथ हाथ में हाथ रख के चलना चाह रहा था, अमेरिका को अपना जैसा समझ रहा था, उन सब के फैसले ऑन द स्पॉट कर दिए गए। ट्रूडो जो बाइडेन को बिल्कुल अपना मानकर चल रहे थे, इन्हें बताया गया कि तुम अधीनस्थ हो हमारे, इनकी सत्ता खा गए। जितने भी देश साथ में थे, चाहे मित्र थे, चाहे शत्रु थे, चाहे गुट में थे, चाहे नाटो में थे, जो भी थे, सबको पनिशमेंट, टैरिफ पनिशमेंट, कि अमेरिका अगर नहीं होगा तो तुम लोग सरवाइव नहीं कर पाओगे। जितने भी देश थे से मेरा मतलब है, चाहे रशिया हो, चाइना हो, चाहे ईयू कंट्री हो, नाटो कंट्री हो, जो भी देश इनको लगता था कि ये मेरे लिए चुनौती बन सकते हैं, उन सबको याद दिलाया कि पहले तुम लेवल सेट करो कि मेरे बराबर नहीं हो। सब पर टैरिफ की भरपूर भरमार कर दी गई। इस पूरे खेल में ट्रंप असल मायने में यह दिखाना चाहते थे कि अकेला अमेरिका एक तरफ अगर खड़ा रहे और वर्ल्ड सब एक तरफ हो जाए तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्होंने बकायदा इसे सिद्ध करके दिखा दिया। रही सही, जब इन्होंने अपनी हार्ड पावर दिखाने के लिए वेनेजुएला से मादुरो को उठाया और उसके बाद कोई निकल कर नहीं आया, तो यह सिद्ध हो गया कि अमेरिका खुद चाहेगा वो कर सकता है। अब जब इन्होंने ये चीज क्लियर करना शुरू कर दिया,
इस बीच में बारी थी यूनाइटेड नेशंस की। ये सितंबर 2025 में यूएन जाते हैं और यूएन जाकर यूएन के मंच से यूएन को ही भला बुरा कहते हैं और कहते हैं कि यूएन आपको जिस काम के लिए बनाया गया था आपसे हो नहीं रहा है। आपको युद्ध रुकवाने के लिए बनाया गया था, आप रुकवा नहीं पा रहे हो। आपको इमिग्रेशन जैसी प्रॉब्लम रुकवाने के लिए बनाया था, आप नहीं रुकवा पा रहे हो। और तो और आपकी वजह से तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्योंकि आप इमिग्रेंट्स को बकायदा क्रेडिट कार्ड देकर दुनिया के देशों में भेजते हैं। आप अपने काम में फेल मार गए हैं। इन्होंने सितंबर में जो भाषण दिया वो अब जाकर जब इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का प्रपोजल दिया तब लोगों को चमका कि ट्रंप बहुत दूर का देखकर चल रहे थे। वो यूएन में बैठकर यूएन को क्रिटिसाइज ही इसलिए कर रहे थे कि यूएन आपके पास 5 परमानेंट मेंबर थे, आप दुनिया में युद्ध नहीं रुकवा पाए। मैं अकेला खड़ा था और मैंने 7 महीने में 7 युद्ध रुकवा दिए। मैं शांति का राष्ट्रपति। ये जो नोबेल पीस पुरस्कार की बात कर रहे थे, असल में ट्रंप को पीस पुरस्कार चाहिए ही नहीं था। वो दुनिया को दिखाना ये चाहते थे कि शांति की मैं बात कर रहा हूं। शांति चार्टर में डली है यूएन के। यूएन का जो लेटर है उसमें लिखा है शांति यूएन लाएगा। वो चूंकि अमेरिका ला रहा है, दुनिया के जबान पर ये डलवाना चाहते थे कि दुनिया वालों, अमेरिका ने शांति स्थापित की है। जिसके हाथ में दंड है वही शांति ला सकता है और अमेरिका वो करने में कामयाब हुआ। चाहे चाइना को चुप कराना हो, चाहे रशिया के साथ ट्रेड ब्लॉक कराना हो, दुनिया में जहां तहां, चाहे फ्रांस के ऊपर धमकाना हो, सब तरफ करने वाला अगर अमेरिका है तो फिर मैं यूएन की जरूरत क्या रखता हूं। मुझे जरूरत क्या है 5 लोगों को बनाकर रखने की, मैं अकेला ही काफी हूं। और यही ट्रंप करने में कामयाब हुए। इन्होंने बकायदा यूएन को जो क्रिटिसाइज किया था, बकायदा बता करके कि युद्ध रुकवाने में यूएन नाकामयाब रहा और मैं कामयाब रहा हूं। मैंने टैरिफ लगाकर दुनिया को बता दिया कि शक्तिशाली कौन है। और तो और मैं खुद तय करता हूं कि अब मुझे किस पर राज करना है, किस पर नहीं। और इसी क्रोनोलॉजी में अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस लेकर आए हैं, ये असल मायने में यूएन का रिप्लेसमेंट तैयार कर लाए हैं। मैंने कल जब अपने सेशन में आपको गाजा की बारी करके सेशन सुनाया था, तब ये जानकारी दी थी कि गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जरूर दिख रहा है, लेकिन उसमें गाजा की बात ही नहीं हो रही। इजराइल को तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर साइड में रख दिया कि तुम्हारा तो जिक्र ही नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस का कुल उद्देश्य पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी वर्चस्व को स्थापित करना है, जिसमें परमानेंट मेंबर तो अमेरिकी रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को परमानेंट मेंबर बना दिया है और बाकी जो और राष्ट्र हैं, लगभग 60 देशों को इनविटेशन भेजा गया है। उन्हें 3-3 साल का काम दिया गया है कि 3 साल के लिए चले आओ, जितना पैसा दोगे उतनी देर की सदस्यता पाओगे। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने इसका खंडन किया। इसी वजह से हेडलाइन बनने लगी कि क्या ट्रंप अब अपना यूनाइटेड नेशन बना रहे हैं, क्या यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस करके खुद का सिस्टम बना रहे हैं। यह जिक्र निकल कर आना शुरू हुआ। उम्मीद है अब आपको इस जिक्र का महत्व समझ में आया हो कि ट्रंप ने जो खुद से युद्ध रुकवाए हो या दुनिया में टैरिफ का खेल खेला हो, दुनिया में बाकी सारी ताकतों को नीचे दिखाया हो, अब वो चाहते हैं कि एब्सोल्यूट शांति केवल अमेरिका लेकर आएगा, कोई और नहीं। अब बड़ा सवाल है कि जब ट्रंप इतना सब कुछ कर ही चुके हैं, क्योंकि यूएन नाकामयाब है और दुनिया के देशों को ट्रंप की तरफ देखना ही पड़ेगा, तो ऐसे में क्या जो और देश हैं 60, वो यूएन के साथ जाने के लिए, वो ट्रंप के साथ जाने के लिए तैयार होंगे? इस बात को एंटोनियो गुटेरस जो हैं यूएन चीफ, उनसे भी पूछा गया। उनके स्पोक पर्सन ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, दुनिया में ग्रुप बनाने की अलाउ है, मतलब परमिशन है, कोई भी किसी के साथ में ग्रुप बनाकर रह सकता है। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में सब देश साथ मिलकर काम करें, इसकी बात है। अमेरिका ऐसा गुट बना रहा है, दुनिया में बहुत से संगठन हैं, जैसे ब्रिक्स बना हुआ है, G7 बना हुआ है, ऐसे वो भी कोई संगठन बना रहे, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे। लेकिन इन सारी बातों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि ट्रंप अगर कल को यूएन से अपने बाहर निकलने को जस्टिफाई भी कर दें तो शायद लोग उस बात को मान जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने 66 ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम वापस लिया है, अमेरिका का नाम वापस लिया है, जिसमें से आधे यूएन बॉडी थे। आने वाले समय में अगर अमेरिका यूएन से कंप्लीटली बाहर निकल जाता है तो भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और बोर्ड ऑफ पीस पैरेलली एग्जिस्ट करने लगेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इमानुएल मैक्रोन ने मना कर दिया कि वो नहीं ज्वाइन करेंगे बोर्ड ऑफ पीस, तो कहा बेटा तैयार रहना, 200% टैरिफ आ रहा है लगने के लिए। ये तो हालात है। फिलहाल के लिए इतना ही।
साथ ही साथ मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हां, हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर हमारे बहुत ही प्यारे कोर्सेज हैं, आप उन्हें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारे तमाम कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।